नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एमटीएस का 2022 के दिल्ली सर्कल का है ना आया हुआ प्रश्न पत्र या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले देखिए, पहले सवाल में यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? गोवा राज्य किस पोस्टल सर्कल का हिस्सा है? गोवा स्टेट इज पार्ट ऑफ विच पोस्टल सर्कल? तो दोस्तों, जो हमारा गोवा है वो बहुत छोटा सा राज्य है, 2 जिलों से मिलकर बना हुआ है, जो किसके अंडर में है? ये आपके महाराष्ट्र के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न है, सामान्य सप्ताह के दिनों में जो डाकघर की छुट्टियां नहीं हैं, बचत बैंक और डाकघर प्रमाण पत्र लेन देन के लिए प्रमुख डाकघरों में व्यावसायिक घंटे क्या होते हैं? सामान्य सप्ताह के दिनों में, इसका मतलब यहाँ पे जो चर्चा कर रहा है या पूछना चाह रहा है वो मंडे से फ्राइडे के बीच का हमें बताना है। तो लेन देन का जो समय होता है ना, बचत बैंक खाता, प्रमाण पत्र का लेन देन, ये सब हमारा कितने घंटे का होता है? 5 घंटे का होता है। देखिए, विभाग कहीं ना कहीं बहुत होशियार है। जो पैसे देने का काम करता है विभाग, जब पैसा देना होता है तो वो अपना समय घटा देता है, और जब पैसा लेना होता है तो वो अपना समय बढ़ा देता है। यही सामान्य घंटों में अगर हम बचत बैंक में पैसा अपने जमा करेंगे, बचत खाते में प्रमाण पत्र अगर हम उनसे लेंगे, है ना, कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें पैसा देना पड़े, तो वो 6 से 7 घंटे कर दिए हैं, और बाकी हमें देने का काम कितना कर दिए हैं? 5 घंटे का कर दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए। भारतीय डाक किस सीमा तक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के मुक्त प्रेषण की अनुमति देता है? इंडिया पोस्ट अलाउस फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स अप टू। तो देखिए, जो अंध साहित्य पैकेट का होता है वो कहां तक होता है? 7 किलोग्राम तक। 7 किलोग्राम तक इसका भेज सकते हैं, है ना, भारतीय डाक के द्वारा से। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। नेक्स्ट आइए, चौथे नंबर में है, प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने तारीख की मोहर लगी होनी चाहिए? तो ये सबको पता है। देखिए, बार बार वही सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो ये 2 डाकघर का हो जाएगा कम से कम। ये पहला प्राइमरी या मेन ऑफिस का हो गया, दूसरा एडिशनल कोई एक और पोस्ट ऑफिस का हो सकता है। ठीक है, तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ए। विदेशों को संबोधित लेखों के मामले में पता कहां पे लिखा जाना चाहिए? इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन, कैसे लिखा होना चाहिए? तो ये होता है हमेशा रोमन लेटर्स एंड अरेबिक फिगर्स में, ये बहुत आता है, रोमन लेटर्स एंड अरेबिक फिगर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर सवाल पे चलिए। डाक शुल्क का भुगतान आमतौर पर भारतीय डाकघर द्वारा निम्नलिखित के अधिकार के तहत जारी डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है ना। तो जो डाक टिकट जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मत कर दीजिएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये पासपोर्ट वाला आप वहां पे यहाँ पे ठोक दीजिए, ऐसा नहीं। ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रैंकिंग की अनुमानित राशि कहां तक रहती है, या फ्रैंकिंग की अनुमति किस राशि तक रहती है? तो फ्रैंकिंग का देखिए कितने राशि का भी आप करवा सकते हैं। लाइसेंस जो फ्रैंकिंग मशीन का होता है तो उसमें वैल्यू डाई का कितना भी छाप हो सकता है, लाइसेंस डाई का एक ही होता है। बीएनपीएल का मतलब क्या होता है? देखिए, सबको पता है, बुक नाउ पे लेटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देश में पोस्टल सर्किलों की कुल संख्या कितनी है ना। ये शुरू से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि 23 सर्कल हैं, इसमें 24 भी रहेगा, 22 भी रहेगा, आगे पीछे दोनों नंबर रहेंगे। तो ध्यान से दीजिए, करिएगा इसको। तो इसमें कितने सर्कल हो जाएंगे भारत में? देश में पोस्टल सर्कल 23 हो जाएंगे। किस प्रकार के लेख लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जा सकते हैं? कौन से लेख को लेटर बॉक्स में आप नहीं डाल सकते हैं? उसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पोस्ट करेंगे तो वो
उसका फिर आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल या मशीन फ्रैंक लेख को आप पोस्ट बॉक्स में नहीं डालना है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर पे आइए, कुछ डाकघरों में पोस्ट बॉक्स किराए पर उपलब्ध है जो निम्न द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, जो कुछ डाकघरों में गिनो चुनो में पोस्ट बॉक्स का किराए से हम ले सकते हैं, है ना, उसकी चीजें पूछ रहा है। यहाँ पे पोस्ट बॉक्स का अथॉरिटी और फ्रैंकिंग मशीन का अथॉरिटी दोनों का अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो पोस्ट बॉक्स की जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा किसके द्वारा दी जाती है? हेड ऑफ, बोलिए, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हेड ऑफ सर्कल के द्वारा पोस्ट बॉक्स इशू किए जाते हैं या उसकी अथॉरिटी उसको द्वारा प्रदान की जाती है ना, वो ही निर्धारित करते हैं हेड ऑफ सर्कल वाले। ठीक है, या सीपीएमजी उसको बोल सकते हैं। अब हमको आप कमेंट बॉक्स में होमवर्क में ये बताइएगा कि फ्रैंकिंग मशीन का किसके द्वारा अथॉरिटी दी जाती है। लेटर बॉक्स को कब क्लियर नहीं किया जाता है? रविवार और छुट्टियों के दिन नहीं करना है क्लियर उसको। ठीक है, रविवार रहेगा और छुट्टी रहेगी तो उस दिन लेटर बॉक्स को क्लियर नहीं करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उस दिन आप भी छुट्टी मनाइएगा। ठीक है, पहुंच गए काम करने, लेटर बॉक्स याद आ गया था, अरे लेटर बॉक्स क्लियर करते हैं। प्रेषक का पता लिखने संबंधित नियम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट के किस क्लॉज में है? देखिए, क्लॉज हम पूरे बताए हैं, है ना। तो जो इसका पोस्ट बॉक्स का प्रेषक का पता लिखना है, एड्रेस का, एड्रेसी अगर है सेंडर का, है ना, जिसको प्राप्त करता है उसका, सॉरी, सेंडर का जो एड्रेस लिखना है, इसके नियम संबंधित आपको क्लास नंबर 30 में मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? क्लास नंबर 30, या राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। किस श्रेणी के लेखों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है? पंजीकरण देखिए होता क्या है ना, रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। तो किसमें? पोस्ट कार्ड में रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। बुक एंड पैटर्न पैकेट में पड़ती है? नहीं पड़ती। इंश्योर्ड आर्टिकल में हाँ पड़ती है। लेटर में पड़ती भी है, रजिस्टर्ड लेटर, है ना, उसमें बाकी नहीं पड़ती। तो बीमित राशि में जो क्या है, इंश्योर्ड आर्टिकल में बीमित वस्तु में रजिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, माई स्टैम्प की एक सीट की कीमत क्या होती है? अंधे को भी पता है, उससे पूछोगे तो बता देगा, बहरा भी बता देगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, माई स्टैम्प की एक सीट की कीमत कितनी होती है? सबको पता है, 300 रुपए होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन पीएलआई के लिए पात्र नहीं है ना, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या पीएलआई के लिए कौन पात्र नहीं है? तो चिकित्सक ये बिल्कुल पात्र है, बैंक कर्मचारी बिल्कुल है, रक्षा बल बिल्कुल है, किसान इसमें पात्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फार्मर या किसान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रपोजल ऑफ कॉम्परेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स में बी सेंट बाई। देखिए, स्मारक डाक टिकट का जो प्रपोजल होता है वो किसके द्वारा सेंड किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा तो वो किया नहीं जाएगा, है ना, केवल राष्ट्रपति द्वारा ये भी संभव नहीं है, केवल संचार मंत्री करे ये भी संभव नहीं है। तो भारत का कोई भी नागरिक हो वो अब स्मारक टिकट के लिए प्रपोजल भेज सकता है। यदि उसका सब कुछ सही पाया गया, विभाग को लगेगा कि हाँ इसका फाइनल डिसीजन होना चाहिए, तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक पंजीकृत पार्सल का वजन इतने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए यदि शाखा डाकघर में पोस्ट किया गया हो या उसे संबोधित किया गया हो। तो शाखा डाकघर में भेजने के लिए उसका वजन कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए बताइए? इसका जो वजन है वो ज्यादा से ज्यादा 10 किलोग्राम से पंजीकृत पूछ रहा है। अनरजिस्टर्ड में 4 किलोग्राम, रजिस्टर्ड में 10 किलोग्राम, याद रखे रहिएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी पत्र या पैकेट पर चिपकाई गई डाक कहां पे होनी चाहिए? लीजिए, पोस्टेज स्टैंप चिपकाने की बात कर रहा है कि पत्र में पोस्टेज आप कहां पे लगाएंगे? तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर, इसको याद रखिएगा, एड्रेस साइड के दाहिनी हाथ के ऊपरी कोने पर, या राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। ठीक है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए। किस श्रेणी की वस्तुओं को वायु द्वारा मुक्त प्रेषित किया जाता है ना। अब यहाँ पे हमारे कुछ भाई बहन क्या करेंगे, सीधा उसको देखे नहीं कि लगा दिए ब्लेंड लिटरेचर पैकेट में,
बोलेंगे अंध साहित्य का पैकेट है, वहां पे ध्यान आएगा, उनको जरूर ध्यान आ जाएगा। गलती देखिए उसी तरह के ऑप्शन भी देता है, उनको ध्यान आ जाएगा कि अंध साहित्य पैकेट में, अरे उसमें तो फ्री रहता था। ये नहीं ध्यान करेंगे कि क्या फ्री रहता था क्या नहीं। तो हमेशा जो प्रथम श्रेणी के मेल होते हैं, फर्स्ट क्लास मेल जो होते हैं, उसमें क्या होता है, वायु द्वारा प्रेषण उसका है ना, ट्रांसमिशन बाय एयर क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पंजीकृत पत्र, मूल्य दे पंजीकृत पत्र, पंजीकृत पार्सल और मूल्य दे पंजीकृत पार्सल ब्रांच डाकघर के अलावा किसी भी डाकघर में कितने मूल्य तक बीमा किए जा सकते हैं। देखिए बीओ को छोड़कर पूछ रहा है ना, किस पे, रजिस्टर्ड लेटर्स, वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड लेटर्स, रजिस्टर्ड पार्सल्स एंड वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड पार्सल्स मे बी इंश्योर्ड अप टू द वैल्यू ऑफ रेट कितना इन नॉन ब्रांच ऑफिसेस। तो इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा कितना होता है, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं, 10,000 में ना लगा के आ जाइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1,00,000 रुपए तक। डाकघर में डेमोग्राफिक आधार अद्यतनीकरण करने के लिए ग्राहकों के एकत्र किए जाने वाला शुल्क क्या है। सभी लोग आधार कार्ड देखे होंगे, बनता है, बनवाए होंगे, सभी लोग अपने परिवार का, घर सदस्य का, किसी न किसी का करवाने जाते हैं। तो द फी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स फॉर डेमोग्राफिक आधार अपडेशन एट पोस्ट ऑफिस कितना होता है, डेमोग्राफिक का 50 रुपए, बायोमेट्रिक का कितना होता है, 100 रुपए। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। हाँ, यदि देखिए आप लोग अगर करते होंगे कहीं 2-4 रुपए ज्यादा लेते होंगे तो उसको मत इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये सब गलत बात है। 50 लगता है, 100 लेते हैं, 10 लेते हैं, 20 लेते हैं। ठीक है ना, समझ रहे होंगे। तो इसको क्या करना है कि हमेशा डेमोग्राफिक का कितना होता है, अपडेशन का चार्जिंग कितना है, 50 रुपए, बायोमेट्रिक का 100 रुपए। 23 नंबर पे आइए, शाखा डाकघर द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। ब्रांच ऑफिस द्वारा कौन सी सुविधा नहीं मिलती है, पंजीकृत वस्तु की बुकिंग होती है, बिल्कुल होती है, डाक का वितरण होता है, बचत खाते से निकासी होती है, अंतरराष्ट्रीय मेल की बुकिंग नहीं होती है, इंटरनेशनल मेल का आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। डाक कार्यालय में सीआरसी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए ये जो हमारा दिल्ली सर्कल का पेपर है ना, ये 2021 के पंजाब सर्कल से है ना, आप उसमें देखेंगे हमारा वीडियो डला हुआ है, तो उससे बिल्कुल सेम टू सेम मेल जोल करता है, लगभग 60-70% तो सेम हूबहू उतार दिया है। डाक कार्यालय में सीआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कंप्यूटरीकृत पंजीकरण केंद्र या कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। 25 नंबर पे आइए, रिटर्न लेटर ऑफिस आरएलओ का कार्य क्या होता है। रिटर्न लेटर ऑफिस क्या काम करते हैं, डाक टिकटों स्टेशनरी का लेन देन तो आरएलओ वाले करेंगे नहीं, विदेशी वस्तुओं के से संबंधित करेंगे नहीं, अपठनीय या अपूर्ण पता वाले आर्टिकल को रखते हैं। क्या करते हैं, डील्स विथ आर्टिकल्स हैविंग अनडिसिफरेबल और इनकम्प्लीट एड्रेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। खाता बैग का किन कार्यालयों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। खाता बैग का किन कार्यालयों के बीच आदान प्रदान किया जाता है, बताइए। हाँ ठीक है, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के बीच में किया जाता है, और दूसरा कुछ भी मत डाल दीजिएगा, है ना, ब्रांच पोस्ट ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर का हो जाएगा बी। वह डाक कार्यालय जो केवल क्लोज्ड बैग के साथ डील करता है, क्या कहलाता है, क्लोज्ड बैग के साथ जो डील करेगा उसको हम कौन सा कार्यालय बोलते हैं, ट्रांजिट मेल ऑफिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टीएमओ, ट्रांजिट मेल ऑफिस। ध्यान में रखिएगा इसको, टीएमओ, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है। 28 नंबर पे आइए, छटाई सूचियों में परिवर्तन को छोड़कर सभी विषयों पर मेल कार्यालयों में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में अधीनस्थों के मार्गदर्शन के लिए एक अधीक्षक आरएमएस द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाँ उस बार ए ऑर्डर बोला गया था, यहाँ पे क्या होता है, बी ऑर्डर होता है। सॉर्टिंग ऑफ मेल्स में क्या करते हैं, ए ऑर्डर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑर्डर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, डाक विभाग के प्रभारी मुख्य अधिकारी किसे बोलते हैं। डाक, देखिए यहाँ पे देखिए 29 नंबर, चीफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पोस्टल डिवीजन, है ना, पोस्टल डिवीजन पूछा गया है। ये देखिए पोस्टल डिवीजन के अधिकारी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बताइए। हाँ, सुपरिंटेंडेंट या अधीक्षक इसको बोलते हैं, यही है वो, है ना।
तो सुप्रिंटेंडेंट या अधीक्षक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 30 नंबर पे आइए, पोस्टल सर्कल के मुख्यालय में स्थित पोस्टल स्टोर डिपो को क्या इस प्रकार जाना जाता है, क्या जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का सवाल है ना, जो आरएमएस से जो डेफिनेशन से संबंधित दिया गया है। द पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ पोस्टल सर्कल इज आइडेंटिफाइड एज, इसको हम दोस्तों सर्कल बैग ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल बैग ऑफिस बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए जनरल नॉलेज के थोड़ा सा 10 प्रश्न दिया गया है, उसको हम चर्चा करते हैं। पीलिया मानव शरीर के किस रंग को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करेगा? कुछ लोग बता देंगे किडनी को सर प्रभावित करता है, हमारा किडनी फेल हो गया था तो वो किडनी आपका इसके कारण से, पीलिया के कारण से नहीं प्रभावित होता है ना, लीवर प्रभावित होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पहाड़ों में प्राकृतिक अंतराल जो मार्ग प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? टीला तो नहीं है, हाँ, शिखर धवन, शिखर धवन, यूसुफ पठान इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्रे। क्या हो जाएगा? पासेस इसको बोलते हैं। देखिए ये पासेस इंग्लिश में समझ लीजिए, पासेस लिखा भी है ना। तो पहाड़ों में प्राकृतिक अंतराल जो मार्ग प्रदान करते हैं उसको पासेस, पास यानी देना यानी रास्ता देना, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्रे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध असमिया त्योहार है? असमिया त्योहार वाले तो ढूंढेंगे कि असम का कहाँ पे है इसमें, है ना। तो असमिया त्योहार कौन सा होता है? रंगाली बिहू इसको बोलते हैं, रंगाली बिहू, ये हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जा चुका है, बार बार यही आता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 मेडल टैली में भारत का रैंक कौन सा था? देखिए ये जनरल नॉलेज के सवाल हैं, है ना, करंट अफेयर के। तो उस टाइम पे भारत की रैंक 4 थी, अब जो करंट में हुआ है उस घटना से संबंधित पूछे जाएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये भी आपका करंट अफेयर से है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारा है वो फ्रांस और रूस के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? सॉरी, फ्रांस और रूस के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? देखिए रबी की फसल, खरीफ की फसल, अब इतना तो जानकारी होना ही चाहिए, आप तैयारी करते हैं, है ना। खरीफ मतलब क्या? गर्मी वाले नहीं, खरीफ मतलब गर्मी वाले नहीं है, वो ठंडी वाले फसल की बात कर रहा है। गर्मी वाले रबी की फसल बोलते हैं। तो हाँ ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मक्का, जो ठंडी में पैदा होता है। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल खाता है? क्या खा रहा है? इंडिया गेट, नई दिल्ली, बिल्कुल सही है ना। इंडिया गेट कहाँ पे है? नई दिल्ली पे है। और गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? इसको चलिए, इसको होमवर्क में हम दे रहे हैं, आप इसको बताइएगा कि ये सही है कि नहीं है, इंडिया गेट सही है कि नहीं है। और ऑप्शन में है वो तो मैं बताऊंगा ही, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो पैंगोंग झील है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसका सही स्थान आप बताइएगा, बाकी दोनों राइट आंसर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2 सही हैं। ठीक है। अब ये कंप्यूटर से संबंधित जनरल नॉलेज में ही देखिए, जीके में ही पूछ लिया। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 KB के। 1 KB इज इक्वल टू कितना होता है? 1024 बिट्स। और 1024 KB कितना होता है? 1024 KB ये कितना होता है? हाँ, ये हो जाएगा 1 MB। और 1024 MB कितना हो जाएगा? 1 GB। ठीक है। और 1024 GB कितना हो जाएगा? 1 TB। इस तरह से इसका संख्या आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो 1024 बाइट किसके बराबर होता है, या बिट्स किसके बराबर होता है? 1 KB के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। अरे बहुत खेलते आए हैं भैया, फुटबॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये रहा दोस्तों हमारा MTS साल पेपर या हल प्रश्न पत्र 2000 किस सन का है? 22 का है।
तो देखिए जो हमारे PYQ है ना, ये हम इसलिए इस पे जोर दे रहे हैं कि वही चीजें बार बार रिपीट होती है। सिलेबस में जितना है उतना ही ना प्रश्न बनेगा, तो उस हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। थ्योरी के साथ साथ आप इसको भी करते रहिए। उम्मीद है कि आप बहुत जल्द सफलता पाएंगे। तब तक के लिए जी जान से लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।